स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक ऐसे समय पर जहां भारत अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है। आज़ादी को हमें 75 वर्ष होने जा रहे हैं और अपने एक अमृत काल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसी रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत में हर 3 में से 2 व्यक्ति गुलामी का शिकार है, तो क्या ये आपको हैरान नहीं करेगा? तो क्या हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं बनता कि इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानें? और अगर इस रिपोर्ट में कुछ फ्लॉ है, तो क्या ये भारतीय होने के नाते हमें नहीं पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट का क्या कटाक्ष बनता है? तो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पर एक कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि वॉक फ्री फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, जो कि एक थिंक टैंक है, जो दुनिया में अलग-अलग कुछ पैरामीटर्स को एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। इस रिपोर्ट में यूज किए गए पैरामीटर्स दरअसल 2022 को लेकर जो हमारा गुलामी का एक क्राइटेरिया है या गुलामी की जो स्थिति है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करती है। तो इसमें इस रिपोर्ट ने कहा है कि पूरी दुनिया में मॉडर्न स्लेवरी ये राइज कर रही है और लगभग 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हैं, और ये नंबर पिछले 5 सालों में 25% से राइज कर रहा है। तो सोचने वाली बात है कि इस रिपोर्ट में स्लेवरी का मतलब क्या है, ये मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है और इससे जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को हम तोड़ के एक एक पॉइंट को समझते हैं और उसके बाद ये आप पर मैं डिसीजन छोड़ूंगा कि क्या इस रिपोर्ट का संज्ञान हमें और हमारी सरकार को लेना चाहिए या फिर इसको एकदम हमें खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉडर्न स्लेवरी क्या है, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, किन पैरामीटर्स के आधार पर इस मॉडर्न स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जाता है, पूरी दुनिया में क्या कुछ कमिटमेंट या कोई रिजॉल्व हमने लिया जिससे कि इस मॉडर्न स्लेवरी को हम मानते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही है और इसको एंड करने के लिए हाँ हम ये स्टेप्स ले रहे हैं, क्या ऐसा है? इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में दी गई की फाइंडिंग्स के ऊपर हम ध्यान देंगे, जहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये प्रेवलेंस क्या होता है, भारत में इस प्रेवलेंस के बारे में क्या बताया गया है, क्या सिर्फ भारत ही वो इकलौता देश है जहां पे हर 3 में से 2 व्यक्ति मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हैं, या फिर बाकी कंट्रीज जैसे कि चाइना, उसमें भी ये चीज देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ ये सब कुछ समझकर हम इन फाइंडिंग्स का क्रिटिसिज्म क्या बनता है और क्यों बनता है, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि देखो दोस्तों, यूपीएससी काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है, इसकी प्रिपरेशन इतनी आसान नहीं है। दुनिया का, देश का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और इन तीनों स्टेजेस में एक तालमेल बनाकर आगे बढ़ना काफी जरूरी है। अच्छी प्रिपरेशन के लिए यू नीड गुड बुक्स, यू नीड गुड टीचर्स, टीचर्स के साथ साथ यू नीड गुड मेंटोर्स। मेंटोर्स वो हैं जो भैया दीदी की तरह आपको गाइडेंस देते हैं, राइट? ये वो लोग हैं जिनका खुद का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, यूपीएससी में इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हुए हैं, और हर स्टेज पर एक एस्पिरेंट किस तरह के इमोशनल टर्मोइल और एक तूफान से गुजरता है, इन सब को उस बारे में पता होता है। तो टाइम टेबल से लेकर, मोटिवेशन से लेकर, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग से लेकर, अगर टेक्निकल डाउट भी आता है तो ये मेंटोर्स उसको एड्रेस करने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। तो टीम स्टडी आईक्यू का P2I बैच है, इट इज कॉल्ड प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, क्योंकि तीनों स्टेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये हमारे P2I बैच का बड़ा ही एसेंशियल फीचर है, ठीक है? तो इसकी क्लासेस 19 जून से स्टार्ट हो रही हैं और इसमें आपको अच्छी बुक्स मिलेंगी, कंट्री के टॉप फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे मेंटोर्स के साथ आपको एसोसिएट किया जाएगा, उनका नंबर शेयर किया जाएगा, जिनसे कभी भी आप इन टच रहकर अपनी क्वेरीज और डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको प्रीलिम्स के समय पर क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। टेस्ट सीरीज पे आप ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, इस कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में वीडियो सोल्यूशन भी है, राइट? और यहां पर हर हफ्ते हम आपका टेस्ट लेंगे, ताकि जितना चीज हम फाउंडेशन के समय पर कवर कर रहे हैं, एक हफ्ते के बाद उसकी अच्छी रिवीजन हो सके। डेली आंसर आपको एक लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, जो हम प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ आप अपने एंड पे कोई भी आंसर जितनी मर्जी बार लिखना चाहते हैं वो भी आप हमसे इवैल्यूएट करा सकते हैं, इफ यू आर एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। प्रीलिम्स में अगर आप क्लियर करते हैं तो दिल्ली में हमारा हॉस्टल है, वहां पे आप रह सकते हैं। फैकल्टी मेंबर्स के क्लोज कांटेक्ट में होने की वजह से आपकी आंसर राइटिंग और इंप्रूव हो सकती है, और टेस्ट सीरीज के थ्रू आप और
इन हैंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जैसा कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग लिखते वक्त होता है। तो काफी अच्छे तरीके से ये कोर्स आपको तैयार कर सकता है एंड इवन इंटरव्यू के समय पर भी पूरी गाइडेंस दी जाएगी। वी हैव एस्टीम्ड पैनलिस्ट जिनको इंटरव्यू का काफी एक्सपीरियंस है, तो उनकी गाइडेंस के अंदर आप इंटरव्यू में भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा कोर्स दोस्तों बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आप अवेल कर सकते हैं इफ यू यूज द कोड CS Live एट द टाइम ऑफ चेकआउट, राइट। तो सीधी सीधी बात है यार, बहुत ज्यादा समय एग्जाम में नहीं है, कहने को ये लगभग 347 दिन है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे कि कितने दिन हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं त्योहार में और बाकी चीजों में, कभी कभी हम खुद डिप्रेस हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। अभी स्टार्ट करोगे तभी टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि ऑप्शनल भी हमारी यूपीएससी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ ऑप्शनल में एनरोल करना चाहते हैं तो उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अगर सिर्फ ऑप्शनल एनरोल करना है, उसकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल PSIR इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस अमंग मेनी एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी को टारगेट करते हैं। तो PSIR की क्लास बाय शशांक सर ये 15 जून से स्टार्ट हो रही है। जल्दी इसमें एनरोल करें ताकि डे 1 में इससे कनेक्टेड रहें। इसी के साथ साथ सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंदी साहित्य की भी हमारी क्लासेस हैं। ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एंड यूज द कोड CS Live फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। एक और चीज बता दूं, अगर आप P2Y में एनरोल कर रहे हैं, राइट, और उसमें साथ ही आप एक ऑप्शनल भी ऐड कर देते हैं, तो जो ऑप्शनल अदरवाइज आपको 16,000 का मिल रहा था वो ऑप्शनल आपको 13,000 का मिलेगा। ठीक है, तो काफी पैसे यहां पर भी आपके बच सकते हैं, right? So if you are enrolled, you have enrolled in P2I batch recently and you want to enroll in optional, या फिर आप NCERT बैच के स्टूडेंट हैं और ऑप्शनल में या फिर P2I में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट मी हियर, दिस इज माई टेलीग्राम ID @helloChandan। ठीक है, तो यहां पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाना। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज इंस्टाग्राम हैंडल। तो बाय स्कैनिंग दीज QR कोड्स यू कैन कनेक्ट विद मी। चलिए मुद्दे पर आते हैं फटाफट और समझते हैं कि मॉडर्न स्लेवरी है क्या। देखो दोस्तों, पूरी दुनिया में मॉडर्न स्लेवरी की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट मॉडर्न स्लेवरी को कहती है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी व्यक्ति का शोषण होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है और वो व्यक्ति अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा भी नहीं सकता। इट द पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज, वो छोड़ नहीं सकता अपनी परिस्थिति को, क्योंकि उसको थ्रेट है, उत्पीड़न करने वाला किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा है उसे, वायलेंस का थ्रेट है, कोवर्शन की जाती है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, डिसीव किया जाता है, और जिनके पास शक्ति है वो उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इस मॉडर्न स्लेवरी को अगर हम प्रत्यक्ष रूप से आज के समय में देखना चाहते हैं तो इसके कई रूप हमारे सामने आते हैं, जैसे कि फोर्स्ड लेबर इज वन सच फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। पुराने समय पर स्लेवरी होती थी जब सरेआम ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग होती थी, सरेआम मार्केट लगती थी और स्लेव्स को बेचा और खरीदा जाता था। आज के समय पर फोर्स्ड लेबर, राइट, ये अलाउड नहीं है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स कई ऐसी चीजें चल रही है। इवन फोर्स्ड मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। जबरदस्ती किसी का किसी के साथ विवाह करा देना, यह भी एक तरीके की मॉडर्न स्लेवरी है। और यहां पर आप में से कई लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सेम सेक्स मैरिज के इशू के ऊपर। अ पर्सन जिसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नॉर्मल नहीं है, अलग है, डिफरेंट है, राइट, जो कन्वेंशनल ओरिएंटेशन होती है वो अलग है कि आदमी आदमी से प्रेम करता है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसको एक महिला से विवाह करना पड़ता है। दैट्स अ फोर्स्ड मैरिज। इससे ना आदमी का भला हो रहा है ना उस महिला का जिसके साथ उनका विवाह किया जाता है। तो इवन दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉडर्न स्लेवरी, राइट। इसी के साथ साथ अगर किसी के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे की वजह से अननेसेसरी प्रेशर और सर्विसेज देनी पड़ रही हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, हम सबको पता है, प्रोस्टिट्यूशन, राइट। दिल्ली के कई रेड लाइट एरियाज, हर शहर में कोई ना कोई रेड लाइट एरिया होता है, इवन दैट इज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। दोज पीपल डू नॉट हैव देयर ओन फ्रीडम और चॉइस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ मॉडर्न स्लेवरी। स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस और भी बहुत तरीके की होती हैं, एंड फोर्स्ड और सर्वाइल मैरिज, ठीक है, इवन दिस इज मॉडर्न स्लेवरी, राइट। तो अगर आपको डायग्राम के थ्रू में समझाने की कोशिश करूं तो देखो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें ये सारी चीजें मॉडर्न स्लेवरी में आती हैं, राइट। सो दिस इज लाइक मॉडर्न स्लेवरी। और आप अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो बेसिकली आपको ब्रॉड समझ आ चुका है कि हालांकि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वे में ऐसा नहीं है कि गुलाम के हथकड़ियां लगी हुई हैं या पैरों में बेड़ियां बनी हुई हैं और वो आपको सर्व कर रहा है, जैसा आप कह रहे हो वैसा कर रहा है, लेकिन उन चीजों के बिना भी
एक इंसान की लाइफ कंट्रोल हो रही है उसकी विल के अगेंस्ट, उसके फ्रीडम के अगेंस्ट। सो ये बेसिकली इस रिपोर्ट ने मॉडर्न स्लेवरी को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, समझाया है। अब पूरी दुनिया में इस बात को एक्नॉलेज किया जाता है कि भले ही हम आधुनिक हो गए हैं, भले ही हम डेवलपमेंट की एज में आ चुके हैं, बहुत तरक्की कर ली इंसान ने, लेकिन ये मॉडर्न स्लेवरी अलग अलग फॉर्म्स में आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसको टैकल करने की जरूरत है। इस चीज का संज्ञान लेते हुए पूरे दुनिया के देशों ने और लीडर्स ने यह डिसाइड किया है कि इसको हम खत्म करेंगे, और इसलिए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर टारगेट 8.7 ये स्पेसिफिकली मॉडर्न स्लेवरी को एंड करने के साथ डील करता है। और हमने अपने लिए एक टारगेट रखा है 2025 का, जहां तक पहुंचते पहुंचते वी वांट कि मॉडर्न स्लेवरी एंड हो जाए। 2023 ऑलरेडी चल रहा है, क्या 2 साल में इतने बड़े मुद्दे चले जाएंगे? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग एकदम बंद हो जाएगी? क्या प्रोस्टिट्यूशन बंद हो जाएगी? राइट, सो ये काफी क्वेश्चन मार्क बनता है इन चीजों पर हाँ, दुनिया एक्नॉलेज करती है और अपने लिए टारगेट जरूर रखा है। अलॉन्ग विद दिस, अब इस रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ मेजर फाइंडिंग्स हैं। उन फाइंडिंग्स को अगर हमने समझना है, और इंडिया के बारे में जो इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है उसे समझने के लिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रेवलेंस। प्रेवलेंस का मतलब है कि मान लीजिए 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों में से कितने लोग हैं जो इस उत्पीड़न का, इस शोषण का शिकार हैं, जिसको मॉडर्न स्लेवरी कहा जा सकता है। राइट, कि मॉडर्न स्लेवरी एक्चुअली कॉर्पोरेट में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है कभी कभी। राइट, कि आपकी किसी मजबूरी की वजह से कॉर्पोरेट प्रेशर डाल रहा है, इवन दैट इज कंसिडर्ड मॉडर्न स्लेवरी। राइट, तो यहां पर प्रेवलेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो इधर प्रेवलेंस में कहा जाता है कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन में से जितने लोग इस शोषण का शिकार हैं, दैट इज इक्वल टू प्रेवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी इन अ पर्टिकुलर कंट्री। राइट, तो इसका मतलब अगर किसी कंट्री में लेट्स से 10 लाख लोग या 1 मिलियन पीपल दे आर फेसिंग मॉडर्न स्लेवरी, और उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो 10 मिलियन है, ठीक है, या 100 मिलियन है। राइट, तो अकॉर्डिंगली 1000 लोगों के हिसाब से कितनी प्रेवलेंस है, उस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रोपोर्शन बता रहा है, ये प्रोपोर्शन बता रहा है। तो कॉन्सिक्वेंटली ऐसा हो सकता है कि जिन देशों में बहुत बड़ी आबादी है, उनका एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है, इंडिया में देखो 140 करोड़ के पास लोग हैं हम, तो हमारा एब्सोल्यूट नंबर हो सकता है कि 4 से 5 करोड़ लोग इस चीज का शिकार हो रहे हो। ठीक है, लेकिन हम जब डिवाइड करेंगे कि 1000 के हिसाब से कितने लोग बन रहे हैं, तो वो नंबर काफी कम आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है, वहां पर ये प्रेवलेंस ज्यादा हो सकती है। राइट, तो इसके बेसिस पे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं, जहां पर मॉडर्न स्लेवरी बहुत बढ़ चढ़कर अपना असर दिखा रही है, वो ये कंट्रीज हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का सबसे बुरा हाल है। नॉर्थ कोरिया में आप सब जानते हैं किंग जॉन्ग उन, ठीक है, बहुत ही सुरीला सा नाम है, लेकिन हरकतें बड़ी बेसुरी हैं। राइट, तो नॉर्थ कोरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एरिट्रिया, ये अफ्रीका में मौजूद एक कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे एग्जिस्ट करता है, यहां पर भी काफी बुरी स्थिति है। मॉरिशानिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, ठीक है, ये 5वें नंबर पे आ रहा है। ताजिकिस्तान, यूएई 7वें नंबर पे आ रहा है सबसे खराब परफॉर्मेंस में। रशिया 8वें नंबर पे आ रहा है। अफगानिस्तान 9वें नंबर पे आ रहा है, जहां पर इस वक्त तालिबान का राज चल रहा है। और कुवैत ये 10वें नंबर पे आ रहा है। इन कंट्रीज में मॉडर्न स्लेवरी बहुत बढ़ चढ़कर देखने को मिलती है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से मेन रीजन है कि यहां की सरकारों ने उचित नीतियां नहीं बनाई, जिसकी वजह से यहां लोगों का शोषण हो रहा है। जो बेस्ट कंट्रीज हैं इस मामले में, जहां पर मॉडर्न स्लेवरी बहुत कम देखने को मिलती है या ना बराबर है, वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, ये कंट्रीज हर चीज में आगे हैं। ठीक है, कहने को ये हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आगे हैं, जबकि उस रिपोर्ट का भी कटाक्ष हुआ था, क्रिटिसिज्म हुआ था। राइट, इसके बाद बेल्जियम, आयरलैंड, जापान एंड फिनलैंड, यहां पर भी स्थिति काफी अच्छी है। अब यहां पर बात करते हैं कुछ ऐसे कंट्रीज की जहां पर प्रेवलेंस इतनी ज्यादा तो नहीं है, इतना बुरा हाल तो नहीं है प्रेवलेंस का, एज फार एज पर 1000 पॉपुलेशन इज कंसर्न। ठीक है, कि मान लो कि 1 लाख लोगों में से, ठीक है, देयर इज 1 लाख पॉपुलेशन, राइट, और उसमें से 100 लोग उनका शोषण हो रहा है, तो 1000 में से कितनों का होगा? 1। ठीक है, 1000 में से 1 का शोषण हो रहा है। राइट, तो ये नंबर कम हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, लेट्स से किसी कंट्री में 1000 ही पॉपुलेशन है, राइट, और वहां पर कितने लोगों का शोषण हो रहा है? 50 लोगों का। ठीक है, तो इसका नंबर कितना आ रहा है? 50। तो यहां पे प्रेवलेंस कम है, इधर ज्यादा है, पर एब्सोल्यूट नंबर इधर का, यहां का ज्यादा है। ठीक है,
यहाँ पे प्रेवलेंस ज्यादा है पर एब्सोल्यूट नंबर इधर का ज्यादा है। तो इंडिया के केस में ऐसा ही है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से एब्सोल्यूट नंबर में इंडिया और चाइना सबसे उत्पीड़ित कंट्रीज माने जाते हैं। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, टर्की, बांग्लादेश एंड टॉप 10 में यूनाइटेड स्टेट्स भी है जो खुद को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लीडर मानता है, और इंडिया खुद को जो सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है, वहां पर भी ये स्थिति है। और इनमें से एक और गौर करने वाली बात है कि टॉप 10 में से, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से टॉप 10 में से 6 कंट्रीज G20 के मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, यूएस, टर्की एंड दिस इज रशिया एंड दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है, तो 6 कंट्रीज G20 के हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो क्या बात हो गई, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और इन सभी कंट्रीज को कंबाइन करें, ठीक है, इन 6 G20 कंट्रीज को कंबाइन करके हम अगर डाटा निकालें तो ऐसा लगता है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर मॉडर्न स्लेवरी। तो क्या ये रिपोर्ट पे कुछ एनालिसिस नहीं होना चाहिए? लेट अस डू दैट। इस रिपोर्ट के कुछ क्रिटिसिज्म है, अब इन क्रिटिसिज्म को देखते हैं जिसके बेसिस पे हम ये समझ सकें कि क्या ये सिचुएशन रियल है या फिर कहीं ना कहीं कुछ फैब्रिकेशन हो रखी है या फिर इनहेरेंटली इस रिपोर्ट में गड़बड़ है। उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, हमने डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। डेफिनेशन के बाद हम मेथडोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि मेथडोलॉजी में कुछ बायस नजर आ रहा है। इस मेथडोलॉजी के बेसिस पे इस रिपोर्ट में कुछ इंटरनल कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं। वो क्या है, व्हाट इज द इंटरनल कॉन्ट्रोडिक्शन, एंड बेस्ड ऑन दिस थिंग वी विल डिसाइड क्या इंडिया को इस रिपोर्ट को एकदम खारिज कर देना चाहिए या फिर कुछ लेसन्स लेने की जरूरत है। सो लेट अस सी। सबसे पहला मुद्दा है कि देखो, मॉडर्न स्लेवरी की ना ग्लोबल लेवल पर कोई एग्रीड डेफिनेशन नहीं है कि सभी ने एक कंसेंसस और आपसी सहमति के साथ मॉडर्न स्लेवरी की कोई डेफिनेशन बना दी हो, ऐसा नहीं चल रहा। ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मॉडर्न स्लेवरी एक बड़ी ही सब्जेक्टिव टर्म बन जाती है। तो जिस चीज की डेफिनेशन है ही नहीं, आप किस प्रकार से उसका आंकलन कर सकते हो? ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कई सारे जो सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओस हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ इन्वॉल्व हैं, जनरली ऐसी संस्थाएं इस तरह की रिपोर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने भी इस रिपोर्ट को खारिज किया है काफी हद तक। फॉर एग्जाम्पल, बांदना पटनायक, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट ट्रैफिक इन विमेन के, जो कि थाईलैंड से ऑपरेट कर रही है। और इनका कहना है कि मॉडर्न स्लेवरी एक तरीके से कुकड अप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको बनाया गया है, कोई इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन नहीं है, और जिसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन नहीं है तो ऑब्वियसली हर साल इसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है। तो किस प्रकार से ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ये आंकलन कर रहा है? ठीक है, तो डेफिनेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेफिनेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से जो चीज डिफाइंड ही नहीं है उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? ठीक है, यू हैव डिफाइंड टेम्परेचर, तभी आप गर्मी या सर्दी कैलकुलेट कर सकते हो। मॉडर्न स्लेवरी डिफाइंड ही नहीं है, तो मेथडोलॉजी इनहेरेंटली इसमें फ्लॉ आ जाता है और बायस भी आता है। फर्दर इसमें एक दिक्कत ये भी है कि स्लेवरी इंडेक्स को डिटरमिन करने के लिए कुछ फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पैरामीटर्स हैं, राइट। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम रैंक करते हैं। अब ये पैरामीटर्स जो यूज किए गए हैं इस रिपोर्ट और इंडेक्स के हिसाब से, इनमें से बहुत से पैरामीटर्स डिटरमिन किए जाते हैं कंट्री के डेवलपमेंटल स्टेटस को यूज करने के लिए। यानी कि जो पैरामीटर्स ये कोशिश करते हैं जानने की कि एक कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, वही पैरामीटर्स को यूज किया जा रहा है टू डिटरमिन कि क्या यहां पे मॉडर्न स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही है, नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाय डिफॉल्ट यहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी सिचुएशन अच्छी दिखाई जाएगी, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको ऑलरेडी खराब दिखाया जाएगा, भले ही सिचुएशन उल्टी हो, राइट। तो ये प्रॉब्लम, ये मेथोडोलॉजी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये चीज हमें दिखती भी है क्योंकि यूरोप इसको लीस्ट वल्नरेबल बताया गया है कि ये मॉडर्न स्लेवरी में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, जबकि अफ्रीका को बताया गया कि इधर मॉडर्न स्लेवरी हद से ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है, जबकि हो सकता है कि इतनी बड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, एक परसेप्शन, नॉर्म जो कन्वेंशनल परसेप्शन है उसको ब्रेक नहीं कर पा रही ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। इसी के साथ साथ कुछ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस अगर हम यूनाइटेड किंगडम के केस को देखें, वहां से हमें पता लगती है। इस रिपोर्ट में क्या है, इन्होंने कहा है कि यूके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट है जिसने मॉडर्न स्लेवरी को टैकल करने के लिए मेजर्स लिए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस रिपोर्ट के अगर पेज नंबर 28 पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा कि यूनाइटेड किंगडम का ओवरऑल रिस्पॉन्स 2018 से डिक्लाइन कर रहा है। ये क्या बात बनी? एक तरफ आप कह रहे हो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट है जिसने टैकल किया, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये डिक्लाइन भी कर रहे हैं। फिर ये भी इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो यहां पर अलग अलग क्राइम्स को लेकर जो विक्टिम्स हैं उनको जो प्रोटेक्शन देनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल रही, वीजा का एक्सेस भी मुश्किल हो रहा है,
इसी के साथ साथ इन्होंने मार्च 2023 रिसेंटली एक इलीगल माइग्रेशन बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि पता लगता है कि यहां पे इस मॉडर्न स्लेवरी के रिस्क दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपकी रिपोर्ट में ये चीज इन फैक्टर्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही क्या? डिसाइड कर लो ना पहले कि कहना क्या चाहते हो, उसके बाद बोलना फिर कि इंडिया में हर 3 में से 2 लोग मॉडर्न स्लेव्स हैं, राइट? तो ये इश्यूज क्लियरली हमें दिखते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे विशेषज्ञों का और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स इतना क्रेडिबल नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या अगर हम इस रिपोर्ट को खारिज कर भी दें, क्या इंडिया में मॉडर्न स्लेवरी नहीं है? क्या सरकार को अपने एंड पे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनके पास एक क्रेडिबल डाटा आए? क्योंकि किसी दुख का या किसी समस्या का तब तक निवारण नहीं हो सकता जब तक कि उसका कारण ना समझ लगे, और जब तक उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? सो यहां पर यह रिपोर्ट नो डाउट थोड़े से गरीब कंट्रीज को एक तरीके से उनके खिलाफ एक क्या कर रही है, स्टिग्मा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, राइट? एक प्रेजुडिस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एक भेदभाव दिखाया जा रहा है कि हाँ ये डेवलपिंग कंट्रीज है, इनमें तो रहने लायक सिचुएशन है ही नहीं, जबकि जो अमीर कंट्रीज हैं वहां पर कॉर्पोरेट स्लेवरी कई ज्यादा है, वहां पर इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त किया जा रहा है। जो ट्रैफिकिंग होती है अफ्रीकन नेशन से, मान लीजिए ट्रैफिकिंग होती भी है, वो ट्रैफिक करके कहां जा रहे हैं? बड़े मुल्कों में, अमीर मुल्कों में। तो ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर रहा है। लेकिन फिर भी हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए हमें, ये मेरा मानना है। इसमें नो डाउट इस रिपोर्ट में फ्लॉज हैं, लेकिन सरकार को अपने एंड पे एक कुछ वेल डिफाइंड पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करके ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत में लोगों की क्या स्थिति है। क्योंकि जब कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ तो उसमें एक दिक्कत हमें देखने को मिली कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर वर्कर्स, उन्हें पैदल हजारों मील ट्रैवल करना पड़ा था, राइट? तो ये चीज कहीं ना कहीं बताती है कि लोगों का शोषण तो होता है भारत में। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सरकार इसके ऊपर उम्मीद करता हूं कि उचित नीति बनाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम विमेन का स्टेटस देखें तो हमारी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लगभग 30% से कम है, बल्कि ठीक है। यहां पर आप इस डाटा को अगर देखोगे तो नेपाल, चाइना, इवन ब्राजील, मेक्सिको, श्रीलंका जैसे कंट्री से भी हम बहुत पीछे हैं। तो ये चीज बताती है कि यहां पर फीमेल्स को, ठीक है, इससे क्या एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको राइट नहीं मिलता इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का, और वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा देश, उनकी आधी पॉपुलेशन फीमेल है, तो आइडियली तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल शुड बी 50%, बट इंडिया में ये 30% भी नहीं है। तो ये भी चीज बताती है कि यहां पर महिलाओं के ऊपर भी शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन उनकी होती है, राइट? अब इस तरीके की चीजों को एक्नॉलेज करके उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार उचित नीति बनाकर इस समस्या को, इसका समाधान निकालेगी, और भारत में जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहद अच्छे तरीके से इंप्रूव करेगी। जाने से पहले आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मेंस का सवाल, एग्जामिन द प्रेवलेंस एंड मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी इन कंटेम्पररी सोसाइटी। इसको एज्यूम कीजिए कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपको इसे 150 शब्दों में लिखना है। इसी के साथ दोस्तों आज के इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा और एक बार आपको रिमाइंड करूंगा कि हमारी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। 19 जून के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में जरूर एनरोल कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज करें कोड CS Live। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।